बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बात याद रखिए कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं पंजाब बोर्ड के अंदर एक्सरसाइज मेन जो 80% क्वेश्चन पेपर है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर उसका आंसर बताता हूँ। नेम सेवरल रिपीटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड। यानी कि नेचर में कोई ऐसे फिनोमेनास या ऐसे कोई इवेंट्स के बारे में हमें बताएं जिसमें जो बार बार रिपीट हों, जो टाइम में रिपीट हों और रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड को वो फॉलो करें। तो इसमें रिपीटिव फिनोमेना की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिपीटिव फिनोमेना से क्या मुराद है? द फिनोमेनन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि ऐसा कोई अमल, कैसा प्रोसेस जो अपने आप को बार बार रिपीट करे और इक्वल इंटरवल, यानी वो टाइम, एक जैसे टाइम के बाद वो फिनोमेना आपस में क्या हो, रिपीट हो दोबारा से। जैसे दिन का बनना, रात का बनना, ये क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जो बार बार डेली टाइम में वो रिपीट होता है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला फिनोमेना है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, ठीक है, और अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, तो इस अर्थ की जो रोटेशन है वो एक रिपीटिव फिनोमेना है। और ऐसा फिनोमेना जो बार बार एक इक्वल सेम टाइम में क्या होता है, वो रिपीट होता है। नंबर 2 एग्जांपल आप लिखेंगे, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो चांद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, ये भी एक किस्म का टाइम को फॉलो करता है और ये रिपीटिव फिनोमेना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का साया बनता है, जो शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो साया बनता है, शेडो बनता है, वो हर रोज़, जिस तरह दिन अगर चढ़ता है तो उसके बाद वो साया बनेगा, दिन को साया बनेगा, तो वो साया जो पुराने टाइम में लोग जो थे वो शेडो को देख के टाइम को मालूम करते थे। तो ये भी एक रिपीटिव फिनोमेना है। सनशाइन और सन राइज एंड सनसेट, सूरज जो निकलता है, राइज होता है, और जो सूरज ग्रूब होता है, ये भी क्या है, एक रिपीटिव फिनोमेना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 1.2। गिव द ड्रॉबैक टू यूज़ पीरियड ऑफ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। आप ये बताएं कि जो टाइम पीरियड है उसके लिए अगर हम बात करें, पेंडुलम को अगर टाइम स्टैंडर्ड माने तो उसका क्या ड्रॉबैक है। ओके, पहले हम ये बात समझते हैं कि टाइम स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। टाइम स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि जो आप 1 सेकेंड की डेफिनेशन लेते हैं, 1 सेकेंड को हम डिफ़ाइन करते हैं या जो स्टैंडर्ड मानते हैं, वो बेसिकली अगर हम सिंपल पेंडुलम के टाइम को, उसके टाइम पीरियड को हम 1 सेकेंड की डेफिनेशन माने तो उसका क्या नुकसान है, क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम बात ये करते हैं कि जो अगर हम उसको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड माने तो उसका नुकसान ये है कि स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है जो फिक्स हो, जो चेंज ना हो सके। लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता है, क्योंकि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ के ऊपर, एक वैल्यू जी के ऊपर। यानी हमें पता है कि जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है वो इस फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ है। बेसिकली जो इसकी लेंथ है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्यों फिक्स नहीं है। इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि गर्मियों में चीज़ें एक्सपेंड करती हैं, तो ये लेंथ एक्सपेंशन की वजह से चेंज हो सकती है, नंबर 1। इसका मतलब है, और ग्रेविटी जो है हमें पता है ज़मीन से दूर जाते हैं जिनसे ग्रेविटी कम होती है, तो ग्रेविटी भी एक चेंज होती है, आपके पास हाइट पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड अगर स्टैंडर्ड माने तो इस पे जो चीज़ें दो डिपेंड करती हैं, लेंथ और ग्रेविटी, ये दोनों क्या हैं, फिक्स नहीं है। जिसका मतलब टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है। इसका नुकसान ये है कि वैल्यू जी चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, और लेंथ ऑफ पेंडुलम भी चेंज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक टाइम स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ और वैल्यू जी के हैं, ये चेंज हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड ऐसी चीज़ होती है जो चेंज ना हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.3। Why do we have a find it useful to have two units for amount of substance and the kilogram and the mole? बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम एक तरफ किलोग्राम लेते हैं यूनिट और एक तरफ मोल। हम तो बताएं, तो इन दोनों का क्या इस्तेमाल है, क्या हम इसको, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो किलोग्राम और मोल जो हैं, याद रखिएगा, किलोग्राम भी एक यूनिट है मैस के लिए, और मोल भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट है।
तो इसका कंपैरिजन करना है। तो इसमें हम आंसर इस तरह लिखेंगे, किलोग्राम जो होता है ना ये मैक्रो यूनिट है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज लेवल, बड़े पैमाने पे जो होती है, यानी जो किलोग्राम होती है ना लार्ज लेवल पे हम कहते हैं 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ठीक है, 50 किलो, 100 किलो, तो ये एक मैक्रो है लार्ज लेवल पे। मोल जो है ना ये एटॉमिक लेवल यानी स्मॉलर लेवल की यूनिट है। पहला तो यहाँ पे डिफरेंस ये हो गया कि किलोग्राम क्या है, एक लार्ज यूनिट है, मैक्रो यूनिट है, और जो मोल है वो क्या है, माइक्रो यूनिट है। नंबर टू, मोल जो होती है ना, मोल वो होती है फिक्स नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल के अंदर एटम्स होते हैं आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23। इसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है, फिक्स हैं, इतना, यानी ये 1 मोल कहलाता है। लेकिन जो 1 किलोग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम वो फिक्स नहीं होता, वो डिफरेंट सब्सटेंस का 1 किलोग्राम डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यानी 1 किलोग्राम के अंदर पार्टिकल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मोल के अंदर क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये दोनों यूज़फुल इस लिहाज से हैं कि जो किलोग्राम है बड़ी यूनिट है, और जो आपके पास मोल है वो क्या है, स्मॉलर यूनिट है। ओके, उसके बाद है 3 स्टूडेंट्स मयर द लेंथ ऑफ अ नीडल। 3 स्टूडेंट हैं वो नीडल की लेंथ मेजर करते हैं। पहला स्टूडेंट उसकी नीडल मेजर करता है 0.2154, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मेजर करता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर करता है, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट। विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट एंड वाई। इनमें से हमने बताना है कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने करेक्ट इसको रिकॉर्ड किया है। लेकिन जो मिनिमम डिवीजन है, यानी जिस स्केल से उसने मेजर किया उसकी 1 मिलीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है, या स्मॉलेस्ट रीडिंग उसकी लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। पहले तो हम ये करेंगे, कंपैरिजन तब होता है जब ये यूनिट सेम हो। तो पहले इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, चूंकि आंसर हमारा मीटर में है। मिली होता है 10⁻³ तो 10⁻³ अगर 1/10⁻³ कर देंगे इसको, मतलब इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप, यहाँ 1 to 10⁻³ है तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। जब इसको आप ओवर में लेके जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये 0.001, यानी ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है पॉइंट के बाद। तो इनमें से वो स्टूडेंट जिसने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर किया वो दुरुस्त है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर हुआ है, तो ये जो है ये रीडिंग क्या है, ये दुरुस्त है। 0.214 मीटर क्या है, ये करेक्ट रीडिंग है, ये दुरुस्त रीडिंग है, क्योंकि ये लीस्ट काउंट को ओबे कर रहा है। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की जो हद है या जो लिमिट है वो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसकी तक ये एक्यूरेट मेजर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 1.5, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन उस वक्त मजबूत होगी अगर उसके लिंक वीकेस्ट हों। वीकेस्ट से मुराद कमज़ोर नहीं है, वीकेस्ट से मुराद उनके लिंक जो हैं स्मॉल हों, यानी जितना कोई चेन तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके लिंक्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट हों, छोटे हों। मतलब इस तरह का कोई एक एनोलॉजी बनानी है आपने। एनोलॉजी का मतलब है, एक एनोलॉजी ऐसा सेंटेंस होता है जो इस सेंटेंस जैसा हो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिहाज से हमने सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो सेंटेंस मैंने बनाया, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा आर मच एक्यूरेट। जो रिजल्ट्स हैं किसी भी डेटा के वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे अगर उस रीडिंग के अंदर मिनिमम एरर हो, यानी एरर जितना कम होगा उतनी रीडिंग एक्यूरेट होगी। ये जस्ट लाइक चेन इज़ ओनली स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग इट्स वीकेस्ट लिंक, ये उसी तरह का एक सेंटेंस है, एनोलॉजी है इसकी। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गई। एनोलॉजी सेंटेंस वो होती है जो इस जैसा कोई सेंटेंस हो उसको सेम टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 1.6, पीरियड ऑफ अ सिविट मिरर इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। आपने टाइम पीरियड मेजर किया और स्टॉप वॉच के जरिए मेजर किया, तो इसमें से कौन से एरर पॉसिबल हैं? तो हमने पढ़ा है 2 टाइप्स के एरर हो सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। एरर्स की 2 टाइप्स होती हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब स्टॉप वॉच के अंदर सिस्टमैटिक एरर से मुराद हो गया ज़ीरो एरर, यानी जो स्टॉप वॉच का ज़ीरो एरर होता है ना उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है जो उस आपके पास इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो ज़ीरो एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट में होता है। और दूसरा एरर हो सकता है रैंडम एरर। रैंडम एरर होता है कि आपके पास जो बंदा है वो इन नेग्लिजेंस, यानी उसके अंदर कोताही कर रहा है या वो इन एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो बार बार रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा, यानी थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है उसके अंदर,
और ये इस वजह से हो सकती है कि स्टार वॉच है उसको स्टार्ट और यानी स्टार्ट करने में और रोकने में वो क्या कर रहा है, गलती कर रहा है बंदा। मिसाल के तौर पे एक इवेंट हो रहा है, मिसाल के तौर पर अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यूं ही एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए, उसने रिलीज़ किया, तो अब उसको जो ही उसने रिलीज़ किया उसी वक्त फ़ौरन ही स्टार्ट करना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि उसने पहले रिलीज़ कर दिया और स्टार वॉच को लेट ऑन किया, या ये भी हो सकता है कि स्टार वॉच पहले ऑन कर दी, उसने लेट रिलीज़ किया, तो यानी वो टाइम मैच नहीं हो रहा। तो जो स्टार वॉच को स्टार्ट और उसको एंड करने का जो टाइम है ना, उसके अंदर जो गलती होगी वो रैंडम एरर कहलाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगी टाइम पीरियड में। तो दो तरह के एरर हो सकते हैं। एक तो आपके पास सिंपल प्रॉब्लम के अंदर होता है आपके पास सिस्टमेटिक एरर, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो सकता है, एरर हो सकता है, ज़ीरो एरर हो सकता है स्टार वॉच का। दूसरा होता है कि आप रीडिंग परफॉर्म करते वक्त उस स्टार वॉच को चलाते वक्त उसको स्टार्ट और एंड करते वक्त आप उसको के अंदर एरर कर सकते हैं। तो ये दो तरह के एरर होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1.7, डज द डायमेंशनल शीट गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या डायमेंशन से हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई मालूमात देता है, यानी जो डायमेंशन एनालिसिस है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई हमें बताता है। ओके, नाउ इसमें ये बात याद रखिए कि इस डज और इस तरह के आंसर क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आप येस और नो में लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टेट में लिखेंगे, नो द डायमेंशनल शीट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद रखिए कि डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में मालूमात नहीं प्रोवाइड करता। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज़ है, यानी जो जब आप कोई भी आप फार्मूला बनाता है, कोई साइंटिस्ट बनाता है, तो उसमें वो प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर एफ इज प्रोपोर्शनल टू G m1 m2/d² या r²। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी हटा के अगर हम प्रोपोर्शनल टू यूज़ करें तो f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d², यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू G m1 m2/d²। अब ये जो g है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब जो होता है ना, न्यूटन उसने या कोई भी साइंटिस्ट ने इस वैल्यू g जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम वैल्यू जी मालूम करते हैं। न्यूटन ने इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके 6.673 इंटू 10⁻⁻11 ये जो वैल्यू थी ये इसने एक्सपेरिमेंट करके मालूम की, ना कि डायमेंशन से इसने निकाली है। अब ये एक्सपेरिमेंट करके क्यों मालूम करते हैं, कैसे मालूम करते हैं? बेसिकली होता है इस तरह है कि ये देखें ना, फोर्स मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो है आपके पास डी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इसको हम बराबर करें अगर, तो ये इसमें कुछ वेरिएशन आ रही होगी। तो ज़ाहिर बात हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके राइट और लेफ़्ट साइड को बराबर करेंगे और वैल्यू जी जो है उसको पुट करेंगे यहाँ पे। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके वहाँ से हम फाइंड करते हैं। कभी भी डायमेंशन से हम कभी भी इस वैल्यू जी को हम मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस कभी भी हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के वाले से मालूमात नहीं देता। ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके साइंटिस्ट बनाते हैं इसकी वैल्यू, और ये हमें डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में मालूमात तो नहीं देता डायमेंशन, लेकिन यूनिट के बारे में ज़रूर मालूमात देता है, क्योंकि यूनिट से ही हम डायमेंशन बनाते हैं। मसलन जिस तरह की अगर स्पीड की डायमेंशन है LT-1, तो ये देखें ये मीटर पर सेकेंड यूनिट से ही बन सकती है। डायमेंशन एनालिसिस यूनिट के बारे में ज़रूर मालूमात देगा, लेकिन जो वैल्यू है ना कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, इसके बारे में कभी मालूमात नहीं प्रोवाइड करता। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन। तो नंबर 1 है प्रेशर। P जो है वो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले, P इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स है न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो F इज इक्वल टू ma/A। अब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। मैस की डायमेंशन इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, और एक्सेलेरेशन जो होता है ये एक्सेलेरेशन होता है LT-2, यानी इस एक्सेलेरेशन की अगर बात करें, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड वर्ग स्क्वेयर। मीटर की बात करें L होगा टाइम के लिए, S सेकेंड के लिए टाइम T, LT-2। एक्सेलेरेशन की डायमेंशन होती है LT-2,
डिवाइडेड बाय एरिया जो होता है ये होता है मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, ये होता है आपके पास मीटर स्क्वायर में। और मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर हो गया एल, एल स्क्वायर, यानी एरिया की जो यूनिट होती है वो एल स्क्वायर होती है, एरिया की जो डायमेंशन होती है वो एल स्क्वायर होती है। यहाँ से सॉल्व करें तो ये एल और एल, यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम, ये एल पावर 1 है, ऊपर जाके एल पावर -1 हो जाएगी, और टी पावर -2, ये आपके पास डायमेंशन आ गई प्रेशर की। नंबर 2 है डेंसिटी। डेंसिटी होता है आपके पास मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस के लिए डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल एम। वॉल्यूम जो होता है ये होता है आपके पास मीटर क्यूब, तो यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगी एल क्यूब। ओके, अब ये एल क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। वॉल्यूम को दोबारा समझा देता हूँ। वॉल्यूम होता है आपके पास, ये स्पीड नहीं है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है आपके पास मीटर क्यूब, मीटर होता है आपके पास एल, इसकी डायमेंशन होती है एल, तो एल क्यूब। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम इक्वेशन 2 को चेक करते हैं, एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लेमडा। और अब हम बात करें अगर एफ़ की डायमेंशन, तो ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर टी इनवर्स, और स्पीड की डायमेंशन गिवन है एल टी -1, और लेंथ, ये वेवलेंथ की डायमेंशन गिवन है एल। ये एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टी इनवर्स इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये इक्वेशन दुरुस्त है, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा इज करेक्ट, क्योंकि इसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन क्या आ रही है, बराबर आ रही हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।